हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस के हम क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं तो वो पहले पीछे की 3 क्लासेस ज़रूर देख लें, उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और मैंने प्लेलिस्ट तैयार कर दी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में से जाकर सारी क्लासेस देख सकते हैं, ठीक है। और सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद हमारे टेलीग्राम चैनल सीबीएसई खजाना पर प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे साथ हमेशा अपडेट में रहें, ठीक है। और उसमें 2 ई बुक अपलोड की गई हैं, तो वो भी आप डाउनलोड कर लीजिए। और वो कौन कौन सी ई बुक हैं, एक आपकी हिस्ट्री की है और एक आपकी एवरेज की है, ठीक। तो 2 ई बुक हैं आपके लिए, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। और इससे पहले जितनी आपकी क्लासेस हो चुकी हैं वो भी मैंने पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। और क्लास तो कहता है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आप लोग सोचते होंगे सर 121 क्यों से शुरू कर रहे हो, बाकी के 120 क्वेश्चन कहाँ गए। तो बेटा मैं बता दूंगा आपको, एग्ज़ाम हॉल में आपके पास जो ईवीएस का सेक्शन खुलकर आएगा वो क्वेश्चन नंबर 121 से ही आएगा, ठीक है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। विषय मैं आपको बता चुका हूँ, विषय का मतलब होता है बेटा थीम, ठीक है। तो ये थीम की बात कर रहा है, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, थीम की बात कर रहा है। तो थीम बताना है। मैं आपको लगातार 3 क्लासेस में बता चुका हूँ कि कितनी थीम होती हैं बेटा, तो 6 थीम होती हैं। कितनी 6 थीम होती हैं, 6 थीम होती हैं और 4 उप थीम होती हैं आपकी, ठीक है। तो परिवार एवं मित्र या दोस्त, ये हमारी क्या है, थीम है, ठीक है। जल संरक्षण, परिवहन के साधन, हमारा स्वभाव, ठीक। तो हमसे पूछा था कि परिवार एवं मित्र थीम के बारे में, तो उत्तर हो जाएगा हमारा पहला वाला, परिवार एवं मित्र। चाहो तो आप इसे अच्छे से क्लियर कर लो। तो 6 थीम कौन कौन सी हैं ये आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। तो 6 थीम आपकी कौन कौन सी हैं, 6 थीम हैं, ठीक। कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए आप लोग। सबसे पहले है आपकी परिवार एवं मित्र, ठीक। उसके बाद जल, उसके बाद भोजन, उसके बाद आश्रय, यात्रा, और जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। ये हमारी 6 थीम हो गई, ठीक है। 4 हमारी उप थीम पूछता है। देखो बेटा, या तो किसी एग्जाम में थीम पूछता है या उप थीम पूछता है, ठीक है। अगर इस बार थीम पूछ ली है तो उसके अगली बार में क्या पूछेगा, उप थीम पूछेगा। यानी कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है। 4 उप थीम है आपकी। कितनी थीम है, उप थीम की संख्या कितनी है बेटा, 4 है, ठीक है। कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली है हमारी संबंध, ठीक है। दूसरी क्या है हमारी, संबंध के बाद क्या हो जाता है, कार्य एवं खेल, कार्य एवं खेल। तीसरी है हमारी जानवर, चौथी है हमारी पौधे, ठीक। तो ये हमारी क्या हो जाती हैं। आंसर आपको मिल चुका है परिवार एवं मित्र, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए कि 6 थीम होती हैं, ठीक है। 4 उप थीम होती हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 122 की ओर। और कहता है कि आर्यनाथ एक सपेरा है। जब वे अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी कि बीन पर अनुक्रिया करने का कारण क्या है। ऑप्शन ए कहता है कि बीन की मधुर गंध है इसलिए वो ऐसा करता है। सांप का अपने बाहरी कानों से बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकता है इसलिए वो ऐसा करता है। या सांप की आँखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, यह इसलिए वो करता है। यह चौथा ऑप्शन कहता है आपका कि बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों को
ज़मीन से होकर संचरण करना, यह इसलिए वो ऐसा करता है। तो 122 का आंसर आपको देना है। मैंने बेटा आपको पहले 3 वीडियो में बता चुका हूँ कि आप लोग आंसर को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि आपको ये आंसर याद हो जाए, ठीक है। और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। देखो मैं आपको बता दूँ कि वाद्य यंत्र पर सांप का अपना सिर इधर उधर घुमाना बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों के संचरण के कारण होता है। किसके कारण होता है? बीन द्वारा जो उत्पन्न किसके द्वारा होता है? संचरण के द्वारा होता है। सांप के बेटा कान नहीं होते हैं, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, सांप के कान नहीं होते हैं, ठीक। सांप के कान नहीं होते हैं, वे अपनी त्वचा में कंपन से ध्वनि को महसूस यानी कि सुनते हैं। ऐसे में जब कोई सपेरा अपनी वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को उस वाद्य यंत्र के द्वारा उत्पन्न कंपनों के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप इधर उधर घुमाता है, ठीक है। तो मैंने बोला बीन की मधुर गंध, ऐसा कुछ नहीं है। सांप का अपने बाहरी कानों से कान तो होता ही नहीं है। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण करना, ऐसा भी नहीं है, ठीक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, 123 की ओर सॉरी। और कहता है कि नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं, ठीक है, ये बताना है आप लोगों को। कह रहा है छिपकली, चमगादड़, कलचिड़ी और बिच्छू, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन कहता है कि छिपकली सरीसृप की है, चमगादड़ पक्षी है, कलचिड़ी स्तनधारी है, बिच्छू कीट है। तो एक एक करके हम बताते हैं। देखो जो आपकी छिपकली है वो कैसी है? आपकी सरीसृप है, ठीक। तो सरीसृप इसमें भी है, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गए। चमगादड़ आपका पक्षी नहीं है बेटा, स्तनधारी है, यानी कि तीनों ऑप्शन कट गए, तो हमारा क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं। कलचड़ी क्या है? हमारी पक्षी है, यहाँ से भी आप लोग आंसर का पता लगा सकते थे। कलचड़ी क्या है? हमारी पक्षी है, तो स्तनधारी तो है ही नहीं, या तो ये ऑप्शन होगा, कीट है ही नहीं, या तो ये ऑप्शन होगा। ये वाला ऑप्शन पहले कट चुका था, आप लोग यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते थे, ठीक है। तो अब मैं बता दूं स्तनधारी किसे कहते हैं। बेटा स्तनधारी क्या होता है ये समझ लीजिए। स्तनधारी के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। और पक्षी वर्ग का मतलब क्या होता है? पक्षी वर्ग के अंतर्गत वे जीव आते हैं जिनके पैर उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। और कीट में क्या आ जाता है बेटा? कीट में क्या होता है? आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्रमुख वर्ग है। ये प्रायः छोटे रेंगने वाले खंडों में विभाजित बहुत सी टांगों वाले होते हैं, यानी कि 6 टांगों वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, 8 टांगों वाले भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि पक्षियों की एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वे उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में अंडे देती है। पक्षियों की इस स्पीसीज यानी कि प्रजाति का नाम बताना है। कहता है कि कोयल है, शखरकोरा है, बसंत गौरी है या वीवर पक्षी है। तो 124 का आप लोगों को आंसर देना है। देखो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वीवर। वीवर एक पक्षी होता है, इसकी एक ऐसी प्रजाति है जिसका जो नर पक्षी होता है क्या करता है? एक से अधिक सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। उसमें से क्या होता है कि मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है तथा उनमें से वे उसे चुन लेती है जो उसे अच्छा लगता है। उसके बाद क्या करती है? उसी में ही वो अंडे देती है, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा, ठीक है। कोयल क्या होती है बेटा? कोयल जो होती है कौवे के घोंसले में क्या देती है? अंडे देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 125 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 125 आपकी स्क्रीन पर कहता है कि किसी पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है, ठीक है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है कि 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी है? 110 मीटर है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी बताना है आपको। तो मैं आपको पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि यदि हम मार्केट जाते हैं और हम कहते हैं कि 2 पुस्तक कितने की हैं, यानी कि 2 बुक कितने की हैं, ठीक है, 2 बुक लेना है, तो पहले हम क्या करते हैं कि एक बुक की हम कीमत जानते हैं। जब तक हमें एक बुक की कीमत नहीं पता चलेगी हम 2 बुक की कीमत नहीं बता सकते। अगर उसने हमसे बोला कि एक बुक की कीमत सपोज़ करो कि 5 रुपये है, तभी तो मैं 2 बुक की कीमत बता पाऊँगा। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 10 रुपये की
हो जाएंगी। सेम क्वेश्चन ये दे रखा है, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू दे रखी है और हमसे कितने सेंटीमीटर की वैल्यू पूछी है, 13.3 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 1 सेंटीमीटर की वैल्यू आपको 110 मीटर दे रखी है और कितने सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ रहा है, 13.3 सेंटीमीटर की वैल्यू पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। ठीक है, अब 11 की बेटा एक ट्रिक होती है, ये भी आप लोग समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। 11 की किसी भी नंबर को अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, 3 का 3 लिखना है, 3 3 9 लिखना है, 9 और 1 4 लिखना है और 1 का 1 लिखना है। ठीक है, 1 0 दे लगा हुआ है और 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ लगा दो। समझ गए। अब हमें आंसर, ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है ऑप्शन में बेटा, क्योंकि ये किलोमीटर में दे रखा है। तो अब हम इसे किलोमीटर में बनाएंगे। आंसर हमारा किस में आया है, आंसर तो जो हमारा आया है वो किस में आया है, वो हमारा आया है मीटर में। ठीक, अब हम इसको किलोमीटर में बनाएंगे। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक, जब 1000 मीटर के बराबर होता है तो हम 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं। 3 0 हैं, यानी कि 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1.493 हो जाएगा। तो 1.4 कहाँ पर है हमारे, ये आ जाएगा। ठीक है, तो 11 की ट्रिक मैंने आपको बता दी है। किसी भी नंबर की अगर 11 से मल्टीप्लाई करने को आ जाए तो क्या करना है, 3 का 3 लिखना है, 3 को इस वाले में ऐड करना है, इसको इस वाले में ऐड करना है, फिर इसको इस वाले में ऐड करना है, 1 बचेगा, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की ओर। कहता है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे हैं। ये क्वेश्चन आपका अभी जो KVS हुआ था उसमें भी पूछा गया था, किसमें, PRT में। ठीक है, और आपका CTET के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कहता है कि पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है और नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति हमारी पृथ्वी से सापेक्ष में उल्टे हैं। तो ऑप्शन क्या होगा आपका, 126 का क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 कहता है कि आपकी मित्र कमज़ोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है, उसके उबरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम है। कहता है चावल, नींबू, आंवला, गुड़। अब हम पहचानना कैसे है, देखो एक तो दांत का मामला है हमारे लिए, दांत के लिए कैल्शियम, हड्डियों के लिए भी कैल्शियम। तो 127 का आपको आंसर देना है। देखो आपके मित्र क्या है, कमज़ोर है, काय से है, दांतों से है और काय से है, हड्डियों से है। तो उसे उबरने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसको उबरने के लिए हमें क्या क्या देना है बेटा, दूध देना है। क्यों दूध देना है, क्यों, कैल्शियम होता है। ठीक है, हरी सब्जियां देना है बेटा उसे, क्या देना है, हरी सब्जियां देना है, पालक देना है। ठीक है, और क्या देना है, एवं फल देना है। ठीक है, तो इससे क्या होता है बेटा, इसका नियमित सेवन करने से क्या होता है कि विटामिन डी की मात्रा भरपूर रहती है, जो हड्डियों की सामान्य वृद्धि एवं दांतों में डेंटिन बनाने आदि में सहायक होती है। तो क्या क्या देना है, देखो हमें ये इसमें से, अब हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन जो जो मैंने चीज़ें लिखी हैं इसमें से देख लीजिए आप। देखो चावल नहीं आएंगे, गुड़ नहीं आएगा, तो तीसरा ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें हमें दूध भी मिल रहा है, सब्जियां भी मिल रही, पालक भी मिल रहा है और क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये क्वेश्चन प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपको सेकंड वाले पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा इसमें से। ठीक है, कहता है निम्नलिखित को सूचित कीजिए, सुमेलित कीजिए। एक तरफ अम्ल दे रखें, एक तरफ पदार्थ दे रखें, बताना है कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, मैलिक एसिड किस में पाया जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं हम,
और क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए, उसके बाद हम इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं, ठीक है। तो 128 का आपको बताना है। देखो, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अम्ल होते क्या हैं। वे पदार्थ जिनमें अम्ल की उपस्थिति होती है वे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक, कैसे होते हैं? अम्ल जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ठीक, खट्टे होते हैं। ठीक है, इनका पीएच मान कितना होता है? तो इनका पीएच मान जो होता है वो 7 से कैसा होता है, कम होता है। और 7 से जब ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है, बेस हो जाता है हमारा, ठीक है, क्षार हो जाता है। और 7 पे हमारा उदासीन हो जाता है। विभिन्न पदार्थों में विभिन्न प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। इस संबंध में दी गई सूचियों का सही सुमिलित आपको करना है, ठीक है। कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। देखो, टमाटर में क्या होता है बेटा, टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, यानी कि बी का हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। उसके बाद टमाटर में आ गया दही और खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही में, ठीक है। ये आ गया आपका, यानी कि ए का हमारा आ जाएगा, ए का सेकंड वाला आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नींबू यानी कि संतरा एवं मौसमी में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो सी का क्या आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। उसके बाद मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, यानी कि 4। देख लो, ए का दूसरा कहाँ है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये आ गया, ठीक। तो स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें आप लोग, या पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है कि कक्ष में पौधों में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक निम्नलिखित आरेख प्रस्तुत करता है, ठीक है। उसने ए को क्या बना दिया है, पत्तियां बना दिया है, बी को क्या बना दिया है, फूल बना दिया है, सी को तना बना दिया है, डी क्या है, इसमें भी कॉमन है, ठीक है, पत्तियों में भी आता है, फल में भी आता है और तना में भी आता है, यानी कि ये तीनों के लिए कॉमन है डी हमारा। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एक बार ये देख लेते हैं। कहता है कि निम्न में से वे अक्षर जो पौधों में श्वसन क्रिया के माध्यम को प्रदर्शित करता है, ठीक है, पौधों में श्वसन माध्यम को प्रस्तुत करता है, ये बताना है आप लोगों को। तो आपको मैं बता दूं कि पौधों में श्वसन की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखना है एक तरीके से। पौधों में श्वसन की क्रिया कहाँ पे होती है बेटा, पत्तियों द्वारा होती है। कहाँ पर होती है पौधों में श्वसन की क्रिया, पत्तियों द्वारा। अब पत्तियों को किसके द्वारा शो किया गया है, तो पत्तियों को ए के द्वारा शो किया गया है, ठीक, पत्तियों द्वारा होती है। थोड़ा और समझ लीजिए, इस क्रिया के फूल और तने की भूमिका प्रासंगिक नहीं होती। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बनाती हैं, ठीक है, और क्या करती हैं, एवं वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर श्वसन क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक। तो हमने पहले ही आंसर आपको बता दिया था, पत्तियों द्वारा होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, ठीक है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन कहता है कि कक्ष में शिक्षिका अम्लीय वर्षा प्रकरण को पढ़ाते समय इससे संबंधित प्रमुख कारकों के उदाहरण निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत करती है। फिर कहता है कि निम्न में से वे कारक हैं जिनके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा के बारे में बताना है कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ये बताना है, ठीक है। देखो, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है समझ लीजिए। अम्लीय वर्षा जो होती है ये आपकी नाइट्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 के द्वारा क्या होती है, अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारक माने जाते हैं, ठीक है। फिलहाल आपका ऑप्शन आपको मिल गया होगा, नाइट्रस ऑक्साइड तीसरे में है, सल्फर डाइऑक्साइड दूसरे में है, सॉरी, ठीक है, दूसरे और तीसरे में। तो उत्तर तो आपको मिल गया है इसका, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से दोनों रासायनिक पदार्थ वायुमंडल में पहुंचते हैं और वर्षा के दौरान ये दोनों पुनः वातावरण में पहुंचते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में अम्लीय वर्षा होना एक सामान्य घटना मानी जाती है। यानी औद्योगिक का मतलब ये होता है कि जहाँ पर फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा है वहाँ पर ये ज़्यादा मानी जाती हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक तो नाइट्रस ऑक्साइड है और एक सल्फर डाई ऑक्साइड है। किस में है दूसरा तीसरा, देख लो, ये आ गया दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं बेटा कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।